कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में भारत में नई सामाजिक व्यवस्था और शिक्षा का आधुनिकीकरण जो टॉपिक विषय है उसके विषय में पढ़ेंगे और सामाजिक व्यवस्था के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। किसी समाज के स्वरूप के लिए समाजशास्त्र में 3 शब्दों का प्रयोग होता है: सामाजिक प्रमाण पत्र या सामाजिक प्रणाली, सामाजिक संरचना और है एक सामाजिक व्यवस्था। इन शब्दों का प्रयोग अमेरिकी समाजशास्त्रियों ने शुरू किया और अब ये शब्द अपेक्षाकृत सभी समाज में अधिक प्रचलित हो गए हैं। अधिकतर भारतीय समाजशास्त्री तो सोशल सिस्टम और सोशल ऑर्डर दोनों अंग्रेजी शब्दों के लिए हिंदी में सामाजिक व्यवस्था शब्द को ही प्रयोग करते हैं। जब हम किसी देश अथवा राष्ट्र के संदर्भ में सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य उस देश की अथवा राष्ट्र की भिन्न भिन्न व्यवस्था जैसे सामाजिक, उप सामाजिक, धर्म है, राजतंत्र है, आर्थिक स्थिति है, अर्थतंत्र है और किस प्रकार की शिक्षा है, उस सब की व्यवस्था किस प्रकार से की गई है, उस सब के बारे में बात होती है, जिससे पता चलता है कि उस देश का समाज कितना विकसित है और उस देश की जो सामाजिक व्यवस्था है वह कितनी विकसित है। इसे हम संक्षेप रूप से भी परिभाषित कर सकते हैं। जैसे किसी देश की सामाजिक व्यवस्था से तात्पर्य उस देश की विभिन्न उप सामाजिक व्यवस्थाओं से है, जिसके परिणाम स्वरूप विकसित सामाजिक व्यवस्था से होता है। भारत में नई सामाजिक व्यवस्था कब आई, कैसे आई और किस प्रकार से व्यवस्थित है? क्योंकि हमारे देश में सामाजिक व्यवस्था मुख्य रूप से धर्म, उप सामाजिक व्यवस्था पर आधारित थी, परंतु वर्तमान में यह मुख्य रूप से राज्यतंत्र, अर्थतंत्र और शिक्षा उप सामाजिक व्यवस्था उसके ऊपर आधारित है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वर्तमान में इसके स्वरूप को निर्धारण में धर्म, संस्कृति आदि उप जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उनका कितना योगदान रहा है, उन सब का भी योगदान उतना ही रहा है जितना कि अर्थतंत्र और राजतंत्र का रहा है। परंतु इसके अपेक्षाकृत बहुत कम इनमें पहले जो पायदान पर आता है वह कौन आता है? राजतंत्र आता है। राजतंत्र के द्वारा हम सर्वप्रथम उसी की चर्चा कर सकते हैं या हमें उसी की चर्चा करनी ही चाहिए। जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए तथा विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को अदालत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मनिर्भर करते हैं। यह जो परिभाषा दी गई है यह हमारे संविधान की
प्रस्तावना में वर्णित है। इसी के द्वारा ये वो शब्द हैं जिनके द्वारा हमारे संविधान में हमारे देश की जो भी जनता है उन सब के लिए शब्द वर्णित किए गए हैं, उन्हीं के बारे में बताया गया है और इसी से हमारे संविधान की शुरुआत होती है। इस प्रस्तावना से स्पष्ट है कि भारत प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है और यह 6 मूल सिद्धांतों जैसे स्वतंत्रता, समाजवाद, समानता, भ्रातृत्व, धर्मनिरपेक्षता और न्याय पर आधारित है। इन सिद्धांतों के अनुपालन से ही इस संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है और सभी के लिए समान कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। सभी को समान अधिकार दिए गए हैं, सभी को समान कर्तव्य भी दिए गए हैं और समाज के से जाति, धर्म एवं लिंग आदि किसी भी आधार पर वर्ग भेद को समाप्त किया गया है और उन्हें समाप्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार ने इन मूल सिद्धांतों के आधार पर राष्ट्रीय कानून भी बनाए हैं जिनका पालन करना भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। परिणामतः देश में एक नई सामाजिक व्यवस्था विकसित हो रही है जिसे संक्षेप में लोकतांत्रिक समाजवादी सामाजिक व्यवस्था कहा जाता है। इसके भी कुछ मुख्य लक्षण बताए गए हैं जिनका संक्षेप में वर्णन भी किया गया है। जैसे पहले नंबर पे उन्होंने बताया है कि भारतीय लोकतंत्रीय समाजवादी सामाजिक व्यवस्था का प्रथम लक्षण क्या है। उन्होंने प्रथम लक्षण के बारे में बताया है। प्रथम लक्षण क्या बताया है? स्वतंत्रता। प्रति व्यक्ति स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, अपने काम को पूर्ण रूप से करने की स्वतंत्रता। हमारे यहाँ किसी भी चीज का बंधन नहीं है। ये नहीं बताया गया है कि वह व्यक्ति इसी काम को करेगा, वह किसी दूसरे के काम को नहीं कर सकता है। इस सब की उन्होंने पूरी स्वतंत्रता दी है। भाषण की स्वतंत्रता दी गई है, अपने विचारों को व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। हम आज इतनी स्वतंत्र हैं कि हम अपने बारे में या किसी दूसरे के बारे में भी स्वतंत्र होकर कोई भी वचन कह सकते हैं। वर्तमान में भारतीय सामाजिक व्यवस्था में सभी नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है, बिना किसी स्वतंत्रता के बाधा डाले और बिना किसी शोषण के किए गए बात को हम अपनी पूर्ण रूप से किसी के भी सामने रख सकते हैं। अब नंबर 2 में उन्होंने बताया है कि भारतीय लोकतांत्रिक समाजवादी सामाजिक व्यवस्था का दूसरा लक्षण जो है वह है समानता। समानता बताई गई है दूसरे लक्षण में। इसमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिए गए हैं और सभी को समान कर्तव्य दिए गए हैं। अगर हमें जो हमारे अधिकार है हमें समानता के अनुसार मिले हैं तो उसी अनुरूप हमें कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं जो हमारे राष्ट्र के प्रति होते हैं, जिन्हें हमें पूर्ण रूप से करना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि हम सभी अपने अधिकारों को मानते हैं पर हम अपने कर्तव्य को पूर्ण रूप से निभाते हैं। ऐसा नहीं है। हम अपने देश के प्रति जो हमारे कर्तव्य दिए गए हैं उन्हें पूर्ण रूप से नहीं निभाते हैं। हम वह ये चीज यह कह के छोड़ देते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, पर ऐसा नहीं है। अगर हम अपने देश में हमारे जो कर्तव्य दिए गए हैं उन्हें पूर्ण रूप से निभाएंगे तो हमारा देश सभ्य होगा, विकसित भी बनेगा और उसका लाभ हमें भी प्राप्त होगा। परंतु ऐसा नहीं होता है। हम अपने कर्तव्यों से हमेशा मुंह फेरते हैं और उन्हें पूर्ण नहीं करते, जिसका खामियाजा हमारे साथ साथ हमारे आने वाली पीढ़ी भी भुगतती है। अब बताया गया है कि नंबर 3 पर भारतीय लोकतांत्रिक समाजवादी जो है उसकी जो सामाजिक व्यवस्था है उसका तीसरा लक्षण है समाजवादी भ्रातृत्व। इसमें सभी व्यक्तियों से यह अपेक्षा की जाती है कि सभी को भ्रातृत्व का भाव रखना चाहिए, सभी को एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से सहानुभूतिपूर्वक रहना चाहिए और सहयोग का व्यवहार
चौथा लक्षण है समाजवादी व्यवस्था। अब समाजवादी व्यवस्था में जाति, धर्म, लिंग आदि सभी को शामिल किया गया है, परंतु इसमें जाति, लिंग, समाज आदि के आधार पर वर्ग भेद को समाप्त करने की व्यवस्था बनाई गई है। उसमें बताया गया है कि हमें व्यक्तियों के बीच आर्थिक आधार पर भेद नहीं करना चाहिए, जाति के आधार पर भेद नहीं करना चाहिए और न ही किसी का आर्थिक स्थिति के आधार पर शोषण करना चाहिए। और शारीरिक श्रम एवं बौद्धिक श्रम कर रहे व्यक्तियों, परिश्रमिकों को कम से कम अंतर पर रखने को बल देना चाहिए। उन्हें सबको समान वेतन देना चाहिए और सभी को समान महत्व भी देना चाहिए, ताकि हमारे समाज में ये जो वर्ग भेद है यह समाप्त हो सके, ऊंच नीच के भाव को खत्म किया जा सके और समाज में सभी समान रूप से रह सके। राज्य ने इस सबके लिए ठोस कदम भी उठाए हैं, जिनके परिणाम स्वरूप वर्तमान समाज में जाति एवं धन के बंधन थोड़ा ढीले पड़े हैं। उनकी बढ़ती जो वो थी सीमाएं वो कम हुई हैं, अंतरजातीय विवाह भी होने लगे हैं, एक दूसरे की जाति का अपमान भी कम हो रहा है और अब हम एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं। समाज का जो वर्ग भेद है ये थोड़ा खत्म हुआ है और सब एक साथ खाते पीते हैं, बैठते हैं, सबकी सभ्यताओं की, संस्कृति की कदर करते हैं, सबका समान व्यवहार रहता है। अभी तो इन सब में सामाजिक व राजनीतिक कार्यक्रमों का भी सहयोग रहा है। कुछ हद तक इसमें शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शिक्षा के द्वारा इतना विकास संभव हुआ है क्योंकि हम किसी तरह की कोई भी बात अगर जानते हैं तो वो मानव संसाधन में जो इतने कार्यकुशल उद्यमी हुए हैं उन्होंने कुछ ऐसी चीजों का निर्माण किया है जैसे मोबाइल, टीवी, रेडियो, इन सब के द्वारा संचार के साधनों का विकास होने से हमारे लोगों में बहुत दूर दूर तक इन सब बातों का विकास होना संभव हुआ है, क्योंकि सब इन सब चीजों को देखते हैं। उनसे जो वर्ग भेद मिटाने का सरकार का काम है वो सुचारू रूप से चल रहा है। सरकार ने बहुत से विज्ञापन दिए हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उन्होंने किया है जिससे पता चला है कि वर्ग भेद कैसे खत्म होगा, किन योजनाओं को चलाया गया है, किन के द्वारा किस तरह की बातें उन्हें बताई जाए जिससे वर्ग भेद को समाप्त किया जाए। और अब उन्होंने बताया गया है कि अगर हम धीरे धीरे सहयोग द्वारा विभिन्न प्रकार के राजनीतिक और धार्मिक प्रचार करें और व्यक्तियों के बीच मिटते हुए भेद को ये जो बढ़ रहे भेद है इन्हें समाप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की सभाओं का आयोजन किया जाए या फिर लोगों को आपसी सहयोग के द्वारा प्रेरित किया जाए कि वह समाज में समान रूप से सहयोग से रहें, इसके द्वारा वर्ग भेद मिटेगा। तो इसके लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। अब भारतीय लोकतंत्री समाजवादी सामाजिक व्यवस्था का पांचवा जो लक्षण है वह है धर्मनिरपेक्षता। हमारे देश की नई सामाजिक व्यवस्था में सबको अपने अपने धर्मों को मनाने की स्वतंत्रता पूर्ण रूप से दी गई है और यह प्रयास रहा है कि वह अपने समाज का निर्माण अपनी इच्छा से करें और अपने धर्म को सर्वधर्म मानकर चले और सभी का संभाव ऐसा रहे कि सर्वधर्म सबको सम्मान दिया जाए, किसी के धर्म की आलोचना ना की जाए और सभी को इसका महत्व भी समझ में आए। इसके लिए एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जरूरत है जो हमारे समाज को आगे बढ़ा सके, वर्ग भेद मिटा सके और देश को विकसित कर सके। अब है उन्होंने बताया गया है जो छठा लक्षण है न्याय। सामाजिक व्यवस्था में लोकतंत्र संघर्ष व कठोर विरोधी जो है वह संघर्ष के स्थान पर विचार विमर्श के द्वारा जो विभेद मिटा सकते हैं वह बहुत
बहुत ही अच्छे होते हैं। कुछ ऐसी सामाजिक व्यवस्थाएं की जानी चाहिए जिनके द्वारा संघर्ष को विचार विमर्श के द्वारा ही सुलझाया जा सके। और लोकतांत्रिक समाज व्यवस्था, सर्वहिताय न्याय की व्यवस्था की जाए जिससे भारतीय सामाजिक व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके और जो न्याय की हमारी क्रिया है वह व्यापक रूप से चले और सबको न्याय मिले, सबको सम्मान मिले और सभी के जीवन को सुख सम्मत बनाया जा सके। वर्तमान में भारतीय सामाजिक व्यवस्था जो भी है उसे प्रभावित करने वाली उपव्यवस्थाओं में दूसरे पायदान पर उसकी आर्थिक उपव्यवस्था जो है आती है। वर्तमान में हमारे देश में यूं तो एक से अधिक दृष्टि से कृषि प्रधान आर्थिक व्यवस्था है और दूसरी दृष्टि से मिश्रित अर्थव्यवस्था है, परंतु जो भी है कुल मिला के यह बात औद्योगिकीकरण की ओर अधिक बढ़ रही है। औद्योगिकीकरण के कारण देश में नगरीकरण बढ़ा है। नगरीकरण में पाश्चात्य जो तत्व हैं उनको बढ़ावा मिला है। आर्थिक क्षेत्र में भूमंडलीयकरण से एक और देश में शिक्षित लोगों की मांग बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर समाज में स्पर्धा की भावना भी बढ़ी है। वर्तमान में भावात्मक संबंधों में उसके स्थान पर आर्थिक संबंधों को महत्वपूर्ण स्थान होता जा रहा है। वह हमारी भारतीय संस्कृति है जो हमें इस आंधी से अब तक बचाए हुए है। हमारे भारतीय समाज में भावात्मक एवं आर्थिक आधारों पर बनने वाले संबंधों में एक संतुलन बनाए रखती है जो हमें हमारे देश के प्रति, हमारी संस्कृति और सभ्यता के प्रति हमें सुदृढ़ रखते हैं, जो हम अपने देश में अपनी संस्कृति और सभ्यता को संभाले रखते हैं। भारतीय समाज में सामाजिक व्यवस्था प्रभावित करने वाली उप सामाजिक व्यवस्थाओं में तीसरे पायदान पर किसे लिया गया है? शिक्षा को लिया गया है, जो अति ही महत्वपूर्ण कारक या तत्व है। उनके अनुसार, भारतीय विद्वानों के अनुसार, भारतीय समाज में जो सामाजिक व्यवस्था है अगर उसमें परिवर्तन होता है तो वह शिक्षा के द्वारा होता है और जो भी परिवर्तन हो रहा है उसका जो मूल साधन है वह शिक्षा है। दूसरी तरफ कुछ विद्वानों का यह मानना है कि सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप भी शिक्षा व्यवस्था की जाती है। सच बात तो यह है कि दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। शिक्षा से सामाजिक व्यवस्था बनती है और सामाजिक व्यवस्था से ही उच्च शिक्षा बच्चों को प्राप्त होती है। उदाहरणतः औद्योगिकीकरण को ही ले लीजिए। जैसे एक तरफ तो यह कहा जा सकता है कि औद्योगिकीकरण के कारण देश में नगरीकरण बढ़ा है, वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि यह सब शिक्षा के द्वारा हुआ है और विज्ञान एवं तकनीकी की शिक्षा के द्वारा ही तो औद्योगिकीकरण बढ़ रहा है और उसी से नगरीकरण बढ़ रहा है। अब जब ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक तत्व हैं, तो अगर शिक्षा उच्च होगी तो उच्च औद्योगिकीकरण होगा और अगर उच्च औद्योगिकीकरण होगा तो नगरीकरण को तो बढ़ावा ना भी मिलेगा। और यह प्रक्रिया किसे बढ़ावा देगी? नगरीकरण को, और नगरीकरण के द्वारा व्यक्ति के जीवन स्तर में भी बढ़ोतरी होगी। बहरहाल इसमें दो मत नहीं है कि विज्ञान की शिक्षा से समाज में अंधविश्वास फैलता है, ऐसा नहीं है। वैज्ञानिक जो युग है यह अंधविश्वास को समाप्त करता जा रहा है। इससे अंधविश्वास कम होते हैं क्योंकि तकनीकी लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करते हैं और इससे देश में आधुनिकीकरण बढ़ता है, ना कि अंधविश्वास। अंधविश्वास तो इससे खत्म होता जा रहा है। हमारे देश में जो भी व्यक्ति है
लोग रहते हैं। हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों से जुड़ा है। इनमें भारतीय मूल की संस्कृतियाँ मानवीय मूल्य प्रधान संस्कृतियाँ हैं। वे वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृतियाँ मानी जाती हैं। जहाँ तक धर्म का प्रश्न उठता है तो हमारे राजतंत्र में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को अपनाया गया है। विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, परंतु कुछ कट्टरपंथी लोग भी ऐसे हैं जो इसके लिए बाधक साबित होते हैं और वोट की राजनीति के कारण, धर्म के लिए आपस में लड़ाते हैं, झगड़ाते हैं और जिससे हमारे देश में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। व्यक्तियों का जो समाज है वो इधर उधर कई वर्गों में बंट जाता है और शासन तंत्र द्वारा धार्मिक सहिष्णुता को भी बढ़ावा मिल जाता है। वहीं दूसरी ओर कट्टरपंथी और वोट की राजनीति के कारण लोगों द्वारा धर्म को उन्माद बढ़ाया जाता है। पर कुछ भी हो, वर्तमान की सामाजिक व्यवस्था ऐसी है जिसमें परिवर्तन अवश्य हुआ है और यह परिवर्तन शिक्षा के द्वारा हुआ है, जिससे हमारे देश की रूढ़िवादिता को खत्म किया गया है।